उस्मान असलम मुगल। ठीक हो गया। ओके, थैंक यू बेटा। चाय, पीनट्स थोड़े से। ज्यादा ना लेके आया करो, वेस्ट होते हैं बेटा। अच्छा जी। अच्छा जी, दोस्तों कल हम क्या कर रहे थे कुछ बताएं? बातें शातें कर रहे थे मेरे ख्याल। और हमारी बातें आई थिंक यहाँ तक पहुंची हुई थी। जी ठीक हो गया। ओके होगा। ओके जी, डन हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अगले कुछ प्लैनेट्स हैं। तरतीब ये है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। ओवरऑल सोलर सिस्टम पे सवाल आ सकता है। ज्यादा चांसेस होते हैं कि सन पे और अर्थ पे सवाल बनता है। ठीक है जी। बहरहाल हम इन तमाम के छोटे मोटे एमसीक्यूज जो है वो ध्यान से देखेंगे और अर्थ को थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे। बाकी आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, आपने उस चार्ट को क्रैम करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इतना आसान बना दूं कि आपको उसे याद करना मुश्किल ना रहे। मर्करी क्लोजेस्ट टू सन, मर्करी क्लोजेस्ट है, स्मॉलेस्ट भी है। हॉटेस्ट, जी जी जी, मुस्तफा इमरान, यस। अच्छा, अब आप ये बताएं कि क्या मरकरी हॉटेस्ट है? कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा आपने। यस, वीना इरफान, यस यस। वीनस, अशरफ शाह। सिंस क्लोजेस्ट टू सन, मुस्तफा इमरान। एज इट इज क्लोजर टू सन, नहीं जी, इसीलिए मैंने पूछा है। इट्स नॉट हॉटेस्ट। वीनस हॉटेस्ट है, मरकरी सेकंड हॉटेस्ट। कुछ रीजंस वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। वीनस मॉर्निंग इवनिंग स्टार कर लेते हैं। नुमान अभी वीनस पे जा तो नहीं। अच्छा जी, सेकंड हॉटेस्ट है। इसका टेम्परेचर जो डे टाइम का है 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता। ठीक है जी। अच्छा, मरकरी, इसके गिर्द कोई मून नहीं है, नो मून। मरकरी के गिर्द कोई मेजरेबल एटमॉस्फेयर नहीं है। नो एटमॉस्फेयर। इसका ऑर्बिट अराउंड द सन सबसे छोटा है और ये सबसे जल्दी अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है, यानी स्मॉलेस्ट ईयर इसका है, यानी ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग है। एक होती है रोटेशन, अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, और एक होती है रेवोल्यूशन, किसी सेंटर के गिर्द चक्कर काटना। ये सूरज के गिर्द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग है। स्मॉलेस्ट ईयर है 88
अर्थ डेज के बराबर। 88 डेज के अंदर ही अपना कंप्लीट कर देता है पूरा चक्कर। सायरा दिलावर, समझ नहीं आई या लेट ज्वाइन किया आपने, क्या इशू? सायरा प्लीज कमेंट कीजिए। वी आर टॉकिंग अबाउट मरकरी, अभी तक हम सिर्फ मरकरी के बारे में बात कर रहे हैं। सायरा दिलावर, रिपीट क्यों कर दूं, समझ नहीं आई या आपने लेट ज्वाइन किया है, कोई ऐसा इश्यू है तो वो बताएं, मैं उस हिसाब से रिपीट। बी क्विक। चलें, जब तक आपका रिप्लाई आएगा उस वक्त फिर हम करेंगे। अच्छा जी, ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग है। मैं फिर से सुन लें जरा गौर से। कल हमने सूरज के बहुत सारे करैक्टर्स डिस्कस किए थे। इसी तरह से अब 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, इनकी कुछ मोटे मोटी बातें हमने डिस्कस करनी है। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहला मरकरी है। मैंने कहा ये क्लोजेस्ट टू सन है, सबसे छोटा है, ये स्मॉलेस्ट है। सबसे ज्यादा वार्म या हॉट नहीं है, उसकी एक रीजन है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये सेकंड हॉटेस्ट है, सबसे ज्यादा हॉट मैंने बताया वीनस है। अच्छा खैर, मरकरी का कोई मून नहीं है, मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं है, मरकरी का साल सबसे छोटा है। यानी मरकरी 88 दिन के अंदर अपना चक्कर पूरा कर लेता है सूरज के गिर्द। ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग है, सबसे तेजी से ये रिवॉल्व करता है। ये बातें अभी तक हमने डिस्कस की है। बाकी ये सॉलिड है, रॉकी है। जी बिल्कुल हो सकता है अहमद शाह, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम इसी को फास्टेस्ट रिवॉल्विंग कंसिडर करते हैं ड्यू टू शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ ईयर। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, ये फर्क हो सकता है, वो एक अलग पैरामीटर हो सकता है। ठीक हो गया, थैंक यू बच्चे। अच्छा, इससे पहले कि हम ये आपने देख लिया, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बुक में सारा कुछ एज इट इज लिखा हुआ है, इनको बस सुन ले, समझ ले, थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इससे पहले कि आगे मूव करें, एक एक फर्क और देखें। पहले 4 और अगले 4 जो प्लैनेट्स हैं, इनमें एक डिफरेंस है। पहले 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, स्मॉलर प्लैनेट्स बोलते हैं और डेंसर प्लैनेट बोलते हैं। ये बहुत डेंस है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो ये वाले प्लैनेट्स हैं, इनको हम रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं, यानी इनका मटेरियल रॉक्स है। ठीक है जी, जिस तरह आपकी अर्थ का मटेरियल। अगले 4 जो हैं, इनको आउटर, इनके ऑपोजिट है सारे के सारे। लार्जर, लेस डेंस, रॉकी नहीं, ये फ्रोजन गैसेस हैं। एक तो ये फर्क है। सो जो बाहर वाले 4 हैं, ये सबसे बड़े हैं साइज में, इनमें से भी सबसे बड़ा जुपिटर है। ठीक है, अच्छा, अर्थ पहले 4 में सबसे बड़ी है। सो साइज वाइज अर्थ का 5वां नंबर है, क्योंकि आउटर 4 सबसे बड़े हैं और इन पहले चारों में से अर्थ सबसे बड़ी है, तो अर्थ का साइज वाइज 5th नंबर बनता है। वीनस के बारे में 2 बातें सुनो। वीनस हॉटेस्ट है। वीनस का टेम्परेचर डे टाइम का 480 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है।
ये मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया। इतना टेम्परेचर मरकरी का नहीं जाता। वीनस की एक और प्रॉपर्टी है, वो इसलिए हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। वीनस के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है जो हीट को ट्रैप करती है, ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, और दूसरी इसकी रीजन है ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 and slow rotation। वीनस बहुत स्लोली रोटेट करता है, अप्रोक्सीमेटली आप देख लीजिएगा कोई 230 डेज के बराबर, 230 अर्थ के दिन के बराबर इसकी रोटेशन है। ये एक दिन इसका इतना बड़ा, यानी कहने का मकसद ये है कि उसका हाफ टाइम डे होता है, 115 दिन का दिन होता है, 115 दिन की रात होती है। तो इतनी देर अगर हीट की एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर CO2 का एटमॉस्फेयर है, और CO2 के एटमॉस्फेयर की वजह से हीट ट्रैप होती है। ये दो रीजंस हैं। सो इससे एक और बात हमारे सामने आती है, डिड्यूस हम करते हैं कि सिर्फ डिस्टेंस मेजर नहीं करता टेम्परेचर कितना होगा, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ड्यू टू स्लो रोटेशन एंड प्रेजेंस ऑफ CO2 वीनस हॉटेस्ट है। इसके अलावा वीनस ब्राइटेस्ट है, नियरेस्ट टू अर्थ है, जमीन के करीब तरीन है, ज्यादा चमकने की वजह से, क्लियर नजर आने की वजह से अर्थ से इसको मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी कहते हैं। मॉर्निंग इवनिंग स्टार। बाकी तमाम प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, वीनस क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये भी इसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, क्लॉकवाइज रोटेशन। वीनस का मून, नो मून, मून इसका भी कोई नहीं। इससे आगे कि मैं अर्थ पे जाऊं, चलो अर्थ ही कर लेते। I heard the star near the moon is Venus. I heard the star near the moon is Venus, the visible one. Usman, the star near the moon is Venus. यानी कौन से मून के करीब? इसका अपना मून तो है नहीं। बोर्ड चेक करें जी, क्लियर है कि नहीं। थैंक यू बेटा। देखो बेटा, जी जी, वो अमीर हमजा, आपकी बात दुरुस्त है। अनम्यूट करें जरा उस्मान असलम को। जी मैं समझ रहा हूँ दुआ अमन, वो बात आपकी दुरुस्त है, यानी हमारे मून के करीब वीनस है। जी उस्मान। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बच्चे, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। सर मैंने सुना है कि जो मून के बिल्कुल करीब जो प्लेनेट या स्टार नजर आता है बहुत विजिबल, वो वीनस है। हाँ तो प्लैनेट का है ना बेटा,
स्टार राइट यहाँ पे सर। हम, हाँ अब बात ठीक है आपकी, हम राइट इसकी विजिबिलिटी और इसके नियरेस्ट होने की वजह से ही इसको मॉर्निंग इवनिंग स्टार कह देते हैं, अदरवाइज ये स्टार तो नहीं है ना। ठीक है, राइट सर। राइट हाँ सर। बस वो आपके और मेरे बात करने में थोड़ा सा डिफरेंस है, बात सही है जो आप कह रहे हैं। ओके हो राइट, गया थैंक यू सो मच सर, थैंक जी, यू। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम। अच्छा जी, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। उसके बाद है अर्थ। इसके आपने जो फीचर्स है ना वो लिखने हैं, बाकी ये जो मैंने आपको बताया ये बुक में दिया हुआ चार्ट के अंदर सारी चीजें लिखी हुई। छोटा सा चार्ट है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो अर्थ के बारे में कुछ चीजें वहां पर नहीं दी हुई, अगर सवाल आने के 90% चांसेस जो है वो अर्थ के ऊपर होते हैं, सन के ऊपर होते हैं। तो अर्थ को जरा डिटेल से देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ जो है इसकी, इसका नंबर है 3rd सीरीज के अंदर। खैर इसको छोड़े, शेप ऑफ अर्थ बताएं जी, शेप क्या है इसकी। बच्चे ये क्या मसला है, बोर्ड आपका नहीं है क्लियर, आगे बोर्ड फिर एंड हो रहा है, मेरे पास तो भी लिमिट है। हाँ जी, शेप बताएं। सफेयर, एग शेप, सफेरिकल, सर्कल, नहीं जी सारे गलत हैं। अमीर हमजा नहीं बचे। फ्लैट नहीं जी, एलिप्टिकल नहीं, ओवल नहीं, इरेगुलर शेप नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं। उस्मान बचे, बिल्कुल भी नहीं इरेगुलर। ओवल, राउंड, राउंड तो हर वो चीज होती है जो एजलेस होती है, अगर करीब से देखें तो अर्थ राउंड भी नहीं है। एलिप्सॉइड नहीं जी, राउंड। स्पाइरल, खुदा को खौफ करें मारिया अफजल, अर्थ स्पाइरल है। हसन अहमद, फ्लैट नहीं है, इसके कुछ एरियाज फ्लैट है, ओवरऑल शेप इसकी फ्लैट नहीं है। ओब्लेट स्फीयर, सदफ, एक्सीलेंट, ठीक है जी, जवाब आ गया, मिल गया। अर्थ की शेप का एक खास नाम है, उसको बोलते हैं जियोइड, जियोआईडी, या इसको बोलते हैं ओब्लेट स्फीयर। देखो अगर ये स्फीयर हो, मेजॉरिटी लोग इसको स्फेरिकल कह रहे हैं, अगर ये स्फीयर हो तो इसका रेडियस इसके सेंटर से हर तरफ बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ स्फीयर, इसका रेडियस वेरी करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इट्स लाइक दिस, तो इसका रेडियस ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसका पोलर रेडियस इसके इक्वेटोरियल रेडियस से छोटा है। सो कहने का मकसद क्या है कि हम जो रेडियस लेते हैं हम एवरेज रेडियस हम ले रहे होते हैं। ये आटे का पेड़ा आपने देखा है, उस तरह की इसकी शक्ल होती है, थोड़ा सा पिचका हुआ, ऑब्लेट स्फीयर जिसको आप बोलते हैं, और इक्वेटोरियल रीजन से यानी ईस्ट और वेस्ट से थोड़ा बल्ज आउट है। तो शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फीयर, या इसको खास नाम दिया जाता है जियोइड। अच्छा, बोर्ड फिर बुला रहे भाई, बच्चे बुलाए इन्हें, चेक इट आउट। अच्छा, बोर्ड फिर देखिए, और इसको वापस उसी पोजीशन पे लेके जाए, मैं अपने आप को बड़ा 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 नजर आ रहा हूं। ठीक हो गया? अच्छा ठीक है, बोर्ड इज फाइन नो, ओके। अच्छा जी, किसी एक का होगा। पहला पॉइंट हो गया, दूसरे पॉइंट पे हैं। लिखते जाएंगे, एज ऑफ अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स। देखें, जो अर्थ की एज है उसको मेजर करने के हमारे पास कई मेथड्स हैं जी, इक्वल टू सन, और उसको हमने डिफरेंट बायोलॉजिकल बायोडेटिंग से, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं कार्बन 14,
ठीक है, और बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, उनकी बेसिस पे हम इसकी डेटिंग करते हैं। तो अर्थ की जो एज है 4.6 बिलियन ईयर्स, वो नोन है। 4.6 बिलियन ईयर्स को हमने डिफरेंट एपेक्स और डिफरेंट पीरियड्स के अंदर तकसीम किया हुआ है, ठीक है। और उसको अगर मैं आपको मतलब बताऊं कि इसके जो डिफरेंट पीरियड्स हैं उनके अंदर अर्थ डिफरेंट किस्म के फिनोमेना से गुजरी। मसलन एक प्रोसेस इसके ऊपर चल रहा है फ्रीज एंड थॉ, ये कभी ठंडी होती है कभी गर्म होती है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इसकी रीजन नेचुरल भी है। एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के अलावा, मैन मेड रीजन के अलावा नेचुरल रीजंस भी हैं जो इसको, नहीं 4.8 नहीं आपने लिखना, 4.6 ठीक हो गया जी। तो नेचुरल रीजंस जो हैं वो भी मौजूद हैं इसको गर्म करने के लिए। इसके ऊपर माजी में लाइफ किस तरह की रही, तो इसके डिफरेंट जो लाइफ के स्पैन्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ये इराज हैं डिफरेंट। प्री कैम्ब्रियन इरा, कैम्ब्रियन इरा, ऑर्डोविशियन इरा, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लाइस्टोसीन एंड रीसेंट। ठीक है जी। अभी जो रिसेंट इरा है उसमें होमोसिपियंस है, रिसेंट इरा के अंदर इंसान है। इसके अलावा जुरासिक इरा आप सब फेमिलियर होंगे मूवी की वजह से, जुरासिक पार्क की वजह से। जुरासिक इरा में डायनासोर्स थे, मैमथ्स थे, लार्ज साइज हेरी एलिफेंट्स थे, वो चीजें सारी, और बड़े बड़े बर्ड्स थे और क्रीपर्स थे, बहुत रेप्टाइल्स थे बहुत बड़े बड़े इसके ऊपर। ये सारा इरा इसके ऊपर गुजरा है। इंसान रिसेंट इरा की पैदावार है, ये भी आपको बता दूं। इवन जो बिलीवर्स हैं उनके लिए भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं उनका रिसेंट इरा में आपको सारे ट्रेसेस और होमोसिपियंस जितने भी बड़े बड़े कदों के उनके जो फॉसिल्स मिलते हैं, दे आर नॉट एक्सीडिंग द रिसेंट इरा। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह आपका भला करे उस तरह से हम इसको डिवाइड करके स्टडी भी करेंगे, आगे कुछ चीजें हमारे ये काम भी आएंगी। बहरहाल अर्थ की एज जो है 4.6 बिलियन ईयर्स है। इसके अलावा इसका एक मून है, वन मून कॉल्ड ल्यूना, उसका नाम है ल्यूना। अर्थ का एटमॉस्फेयर बड़ा यूनिक किस्म का है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2। बाकी जो रेशो पॉइंट समथिंग बचती है वो अदर गैसेस हैं। अदर गैसेस में नोबल गैसेस हैं। इसके अलावा डस्ट है, ऊपर लिखने लगा मैं, ऊपर वाला मिटा के। डस्ट प्लस वाटर वेपर्स, ये सारी चीजें मिलके आपका एटमॉस्फेयर बनाती हैं। ठीक हो गया। बाकियों की निस्बत इसका एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट और यूनिक है। ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ। अच्छा जी, ये सब प्लैनेट्स में से डेंस प्लैनेट है, मोस्ट डेंस प्लैनेट। मास इसका है 6 × 10⁻24 kg। एवरेज रेडियस इसका 6371 किलोमीटर है।
इसको राउंड ऑफ करके 6400 किलोमीटर भी अक्सर बुक्स में लिखा जाता है। एग्जैक्ट ये है 6371 किलोमीटर। इसका एवरेज डायामीटर, एवरेज डाया 12,756 किलोमीटर। अर्थ सरफेस जो है 71% वाटर है, 29% लैंड है, यानी आउट ऑफ वाटर है। 12,756 तायरा खान 12756। अच्छा जी, इसके बाद अर्थ जो है इसकी इनर लेयर्स देखें, कोर, mantle, क्रस्ट। कोर, mantle एंड क्रस्ट वाटर में, दाऊद अहमद वाटर में इंक्लूडेड है वो भी। Does the ratio of land changes with the expansion? जी बिल्कुल चेंज होती है। अभी ये है नायाब अजहर, और माजी में ये इस तरह नहीं थी। फ्यूचर में क्या होगा, जो लैंड एरिया वो रिड्यूस हो रहा है, सी लेवल राइज है और पानी जो है वो कंटिन्यूसली कोस्टल इन्वेजन्स का है। ठीक हो गया? इज इट ओके? रिप्लाई जल्दी किया करें बच्चे। ओके जी। अच्छा, इसकी 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, mantle एंड कोर। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको फर्दर 2-2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। क्रस्ट को हम तकसीम करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। mantle को डिवाइड करते हैं अपर mantle, लोअर mantle। कोर को तकसीम करते हैं आउटर लिक्विड कोर, इनर सॉलिड कोर। अभी आपने ये काम नहीं करना। अभी आप ये देखें कि क्रस्ट आपकी 5 से 70 किलोमीटर तक वेरी करती है, कहीं 5 किलोमीटर थिकनेस है और नीचे mantle शुरू हो जाता है, ठीक है जी, और कहीं 70 किलोमीटर तक थिक है। mantle जो है आपका 2900 किलोमीटर थिकनेस है, और कोर जो है आपकी ये सबसे थिक है, दिस इज 3500 किलोमीटर। ये आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लिख लिया? ओके जी। इसके अलावा अर्थ इज अ बिग मैग्नेट। मैग्नेटिज्म शो करती है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन
distance between Earth and Sun is 150 million kilometer. नो फर्क ज़ेब। अफसा आप क्या पूछ रही हैं? थिकनेस ऑफ कोर 3500 किलोमीटर। सर क्रस्ट इज आल्सो कॉल्ड ओजोन। फर्क नहीं बचे, बिल्कुल भी नहीं। ओजोन आपके एटमॉस्फेयर के अंदर दूसरी जो लेयर है ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, उसका इससे कोई लेना देना। 12,756 क्या हो गया भाई? 12,756 12756 गिना इरफान। ओके हो गया। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 150 मिलियन किलोमीटर और 150 मिलियन किलोमीटर को 1 AU भी कहते हैं, इज इक्वल टू 1 AU। AU stands for astronomical unit। जिस तरह ये डायामीटर है, इकरा जैनब, आप लोग या तो मुझे बता दें मैं फास्ट चल रहा हूं या आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम चल रही। 12,756 किलोमीटर डाया है। इकरा जैनब जावेद, ओके हो गया। अच्छा, मैं अपने हिसाब से तो तेज नहीं चल रहा, मुनासिब स्पीड से चल रहा हूं। आई थिंक योर पेस इज एक्यूरेट, नो नीड टू चेंज। जी मेरे ख्याल से भी यही ठीक। अच्छा, थोड़े एक्टिव रहें बच्चे, वापस आए। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं। जिस तरह लाइट ईयर यानी एक यूनिट है डिस्टेंस का, आप कहते हैं इतने लाइट ईयर फलां चीज दूर है, इतने लाइट ईयर दूर है। अच्छा, डिस्टेंस मेजर कर। इसी तरह हेवनली बॉडीज के दरमियान, प्लैनेट्स, मून्स और स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करने एक और यूनिट इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये है किसके बराबर? द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जी ठीक है जी। सो अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर और इसको 1 AU भी बोलते हैं। अच्छा, ये आगे जाके काम आएगा आपके, इसको ध्यान में रखिएगा। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में 8.2 मिनट्स लेती है। ठीक हो गया। लिख लिया? मिटा दूं? अच्छा यार, शजीहा नकवी 12,756 कुछ भी नहीं है, 1 2 7 5 6 फिगर है। ये क्या होना है? फिगर ही है, कोई पता नहीं क्या है। शजीहा ये डायामीटर है प्लीज। सर हैव अ क्वेश्चन, अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। वांट द डिस्टेंस चेंज देन 150 मीटर। जी बिल्कुल चेंज होता है अहमद शाह, 100% दुरुस्त बात। पेरिहीलियन और एपहीलियन का कॉन्सेप्ट आता है, यही मैंने कहा था, ये आगे जाके आपको काम आएगा। ये एवरेज है जो हमने ली हुई है, ये वेरी करता है, इसमें माइन्यूट वेरिएशन आती है।
अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन वो इलिप्टिकल है, वो परफेक्ट एक सर्कल नहीं है, इसलिए हर तरफ एक जैसा नहीं होता। फेयर, बिल्कुल ठीक अंडरस्टैंडिंग है आपकी। और ये वेरी करता है, ये एवरेज है। ओके हो गया, वेलकम, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, इसके बाद अर्थ के बारे में हम और बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन उसका अभी फायदा नहीं है। अर्थ के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनके ऊपर ये चीजें आपके लिए इनफ है। से ही लिंक्ड इसका मून है, उसकी भी दो बातें सुन लें। जो चांद है उसका साइज छोटा है, 1/6 ऑफ अर्थ है, इसकी ग्रेविटी 1/4 ऑफ अर्थ है। यानी चांद के ऊपर जब हमने ये सोचा, स्टीफन हॉकिंग ये कहता है कि जमीन के ऊपर आने वाले दिनों में, आने वाले चंद सालों में, नेक्स्ट 50 ईयर्स में से वो तो कह के गया, जिनमें से भी 5 साल गुजर चुके हैं, वो कहता है कि अगले 50 साल के बाद ये अर्थ इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगी। एक बात तो इंसान इससे पहले से ही मतलब इस तलाश में है कि कोई और प्लैनेट इस तरह का मिल जाए जहां पे वो जाके रहे। चांद के बारे में हम बड़े होपफुल थे कि वहां पे जाएंगे तो हम रह लेंगे। चांद पे जाके हमने देखा हमें कई प्रॉब्लम्स आए। पहला प्रॉब्लम यह उसका साइज छोटा था और दूसरा उसकी ग्रेविटी कम थी। जब मास किसी चीज का कम होता है तो ग्रेविटी कम हो जाती। अच्छा, अब ग्रेविटी कम थी इसलिए उसके ऊपर चलना फिरना, फ्रिक्शन कम थी, मूव करना मुश्किल था, एक मसला। दूसरा मसला, हमें चांद से क्या लिंक था, ये बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, हवा में बातें नहीं हो रही। अच्छा, चांद के ऊपर दूसरा मसला हमारे लिए क्या पैदा हुआ कि वहां एटमॉस्फेयर नहीं। ऐसा नहीं है कि गैसेस नहीं है लेकिन ना होने के बराबर। ठीक है जी, सो हम अपेरेंटली हम यही बोलते हैं कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो सांस कैसे लोगे? पौधों को जो गैसेस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कहां से आएगी? इंसानों के लिए ऑक्सीजन कहां से आएगी? तो लाइफ कैसे चलेगी? प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा, उसकी सरफेस के ऊपर हमें प्रॉब्लम एक और महसूस हुआ कि उसकी सारी सरफेस बड़ी रिजिड हार्ड रॉक्स है, यानी डेवलप्ड सॉइल नहीं है। सॉइल नहीं होगी तो प्लांटेशन किस तरह से होगी? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया। उसकी सरफेस सारी की सारी जो है वो अनइवन है, उसके ऊपर गड़े पड़े हुए हैं, डिप्रेशन है, जिनको क्रेटर्स हम बोलते हैं। हमें दो मसले सामने आए कि या तो दो उसकी रीजंस है, या तो ये क्रेटर्स है किसी इनिशियल वोल्केनिज्म की वजह से। जब वोल्केनिज्म होता है तो वोल्केनो के माउथ के ऊपर जो गड़ा पड़ता है बच्चे, उसको भी क्रेटर ही बोलते हैं। तो हमने ये सोचा कि या तो इसके ऊपर इनिशियली बहुत सीवियर वोल्केनिज्म होता रहा है, या दूसरी कॉज ये हो सकती है कि इसके ऊपर सिचुएशन है, इसके ऊपर को मीटियोराइट्स आके हिट करते हैं। तो कोई बारिश हुई है मीटियोराइट्स की, और बड़े बड़े मीटियोराइट्स की, और इसकी वजह से इसकी सरफेस के ऊपर गड़े पड़ गए। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक और मसला था, डेवलप्ड सॉइल नहीं थी। फिर एक और प्रॉब्लम आ गया, पानी नहीं था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी चांद के पोलर रीजन्स के अंदर, ट्रेसेस के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। मैं किसी और लेक्चर में भी बताया था कि वो ना होने के बराबर है, और अगर है भी तो उससे एटमॉस्फेयर नहीं बन सकता। सो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंपाउंड्स के अंदर अटैच्ड है, तो उसको आप वहां से रिलीज भी करवा लेंगे तो इवन देन आप एटमॉस्फेयर जनरेट नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ट्रेसेस में मौजूद। अच्छा, वापस आइएगा। पानी नहीं है, अभी तक पानी का कोई साइन हमें वहां पे नहीं मिला। अगर पानी नहीं है, लाइफ कैसे चलेगी? फिर एक और बड़ा मसला है, चांद जो है उसका पीरियड ऑफ रोटेशन और रेवोल्यूशन सेम है। यानी ये जितनी देर में अपने गिर्द चक्कर पूरा करता उतनी देर में ही अर्थ के गिर्द चक्कर पूरा करता। उससे क्या होता है? उससे एक अजीब फिनोमेना जो है ना वो सामने आता है। एक फिनोमेना तो उसका ये है कि जब 27 दिन और 7 घंटे इसका पीरियड ऑफ रोटेशन है, 27 days and 7 hours, दिस इज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून। अगर ये पीरियड ऑफ रोटेशन है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके 28 घंटे कर लूं, तो इसका मतलब है 14 घंटे का दिन, सॉरी 14 दिन का दिन है और 14 दिन की रात, हाफ करना है। 28 दिन के अंदर ये अपने गिर्द रोटेशन पूरी करता है। आपकी अर्थ 24 घंटे में पूरी करती है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ऊपर नीचे फर्क आता है, लेकिन ओवरऑल कहीं 14-10 चल रहा होता है, कहीं पे 12-12 चल रहा होता है,
कहीं पे 13-11 चल रहा होता है, कहीं पे 12:30 मतलब कि 11:30 चल रहा होता है, लेकिन मोर और लेस टाइम इतना आपको मिलता है दिन का और इतनी रात मिलती है। यहाँ पे आपको 14 दिन की रात मिलेगी, 14 दिन का दिन मिलेगा, और जब डे टाइम 14 दिन का होगा तो टेम्परेचर ये नहीं होगा। आप ये सोचें कि दोपहर आ गई और ठहर गई, ठीक है जी, और उस वक्त फिर आपका टेम्परेचर राइज करेगा, बहुत ज्यादा इंसुलेशन आएंगी और वो एब्जॉर्ब होगी। तो आपका मून जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है उसको गेन करता है, और उसका टेम्परेचर डे टाइम 107 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता, 107 107 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज कर जाता है। और जब रात पड़ती है तो मैक्सिमम री रेडिएशन होती है और बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है चांद जिस वक्त रात होती है दूसरी तरफ, तो उस वक्त इसका टेम्परेचर -153 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्रॉप कर जाता है। ये टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ही बड़ी ज्यादा है, तो यहाँ पे तो लाइफ जो है वो पॉसिबल कैसे हो, ठीक है। इतने टेम्परेचर पे तो पानी नहीं बचेगा, बॉयल हो जाएगा, और वैसे भी टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एक और बहुत बड़ा मसला है इसके ऊपर, मून के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, और एक और फिनोमिना इसी पीरियड ऑफ रोटेशन और रेवोल्यूशन के, हाउ डिड एस्ट्रोनॉट सर्वाइव देयर ऑन देयर विजिट। ये उनसे पूछें जी कैसे, मोस्टली लोग तो वैसे नील आर्मस्ट्रांग को मानते ही नहीं है कि वो गया था। बहरहाल दूसरी बात ये है वो जाते भी हैं तो दे वियर हीट रेजिस्टेंट सूट्स, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उस टेम्परेचर, और ये नहीं कि हर वक्त 107 रहता है, 107 तक पीक पकड़ सकता है। सो इज इट सेम एज सन एंड ड्यू टू मैग्नेटिक एनोमली, नहीं 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 नायाब असर, ये सूरज की तरह, सूरज का फिनोमिना इससे करोड़ों दर्जे मुख्तलिफ, वो बिल्कुल और चीज है। ये तो सिर्फ दिन और रात के इसके स्लोली रोटेट करने की वजह से ये ड्रामा होता है, ये स्लोली रोटेट करता है और हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक हो गया। मैग्नेटिज्म नहीं है यहाँ पे, अगर मैग्नेटिज्म नहीं है तो इसका मतलब मुसीबत पड़ गई, आप वल्नरेबल रेडिएशंस जो पूरी यूनिवर्स से आते हैं आप उनके लिए भी, ये एक और अच्छी बात आपने याद करवा दी। So once you are done, please repeat the 2 possible reasons for craters on moon. Sarah Suleiman, sir, could not understand point of 27 days and 7 hours. जी बच्चे मैं रिपीट करता हूँ। पहली बात तो ये सुन लें, क्रेटर्स से मुराद होती, आपने वोल्केनो के मुंह के ऊपर एक गड़ा पड़ा होता है, डिप्रेशन होता है, वो देखा, उसको क्रेटर बोलते हैं, ठीक है जी। गड़े पड़े हुए हैं पूरे चांद के ऊपर, तो हम कहते हैं या इस पे इनिशियली बहुत ज्यादा वोल्केनिज्म हुआ, या फिर इसको हिट किया आके इसके ऊपर मीटियोराइट्स गिरे और उनके इंपैक्ट्स पड़े हुए हैं, उनके डिप्रेशन पड़े हुए हैं। ये 2 बातें मैंने आपसे की। सारा सुलमान, नुमान इकबाल, दोबारा समझें यार, ये अपने गिर्द भी 27 दिन और 7 घंटे में घूमता है और अर्थ के गिर्द भी 27 दिन और 7 घंटे में घूमता है। सो पीरियड ऑफ रोटेशन और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन सेम है। उससे क्या होता है, सपोज ये ब्लैक पोर्शन है इस मार्कर का, ये आपकी तरफ है, और ये व्हाइट पोर्शन अर्थ की तरफ है, तो ये अर्थ की तरफ ही रहेगा और वापस ये ब्लैक उधर आके एंड हो जाएगा। ये वाला पोर्शन आज तक जमीन की तरफ आया ही नहीं। जी मरियम मैं बताता हूं, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मकनातीसियत क्या होती है, ठीक है जी। डार्क साइड ऑफ द मून, डार्क साइड ऑफ द मून भी इसको बोलते हैं अमीर हमजा, इसको फार साइड ऑफ द मून भी बोलते हैं। सर ऑन अ लाइटर नोट, वही फेमस स्टोरी वाली माई किधर रहती है मून पे जो चक्र अल्लाह, हसान अहमद वो माई किसी क्रेटर के अंदर बैठी होगी, वहां पे वेली है, उसको काम ही कोई नहीं। वैसे जितना उसने वो चरखा चला दिया और जितना को उसने मतलब धागा बना दिया होगा वहां पे, तो कोई मिल शिल लगा लें, मियां मनशे को कहें कि वहां पे जाकर कोई निशात शुरू कर, क्या ख्याल है। मलक रियाज तो बड़ा एक्टिव था, सोच रहा था कि मैं जाके बैरियर टाउन बनाऊंगा वहां, ठीक है। अच्छा, 27 डेज और 7 आवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी इसकी वजह से एक तो हीट बहुत ज्यादा हो जाती है और दूसरा चांद का एक हिस्सा मुस्तकिल हमारी तरफ नहीं आता। जो चांद आज तक आपने देखा है अर्थ के ऊपर रहते हुए, दैट इज नियरली 55 to 60% ऑफ मून,
इससे ज्यादा आपने देखा ही नहीं, दूसरी साइड आपने देखी ही नहीं आज तक। यस इट्स क्लियर, ओके उस्ताद जी मेहरबानी। अच्छा जब हमें नाकामी हुई ना चांद पे कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम ना बहुत ज्यादा क्यूरियस थे अबाउट मार्स, कि अब हम मार्स पे जाके ना तो कोई ऐसे साइंस ढूंढे कि हम यहाँ पे लाइफ स्टार्ट कर सके। मार्स के बारे में कुछ बातें सुनो, इंटरेस्टिंग है। मार्स पे हमें कुछ क्लूज मिले कि मार्स जो है हमारे लिए एक नेक्स्ट अर्थ हो सकती। पहली बात तो ये है कि मार्स का पीरियड ऑफ रोटेशन 30 घंटे है। ठीक है जी, रेवोल्यूशन से फर्क इतना नहीं पड़ता, हमें तो रोटेशन से ज्यादा फर्क पड़ता। इसका पीरियड ऑफ रोटेशन 30 आवर्स, यानी 15 घंटे दिन 15 घंटे रात, हमारे जैसे। इसका एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आप लोगों ने नहीं लिखा, वो लिख ले। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और मार्स का एवरेज टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। -30 के ऊपर हम यहाँ पे भी जिंदा हैं। -30 के ऊपर पोलर बियर, पेंगुइन्स, इवन इंसान जिंदा है। -30, -40 कनाडा में, साइबेरिया में, ग्रीनलैंड में, नॉर्वे के टॉप पे लोग देखते हैं। ठीक है जी, और वहां पे लाइफ, इवन ग्लेशियर्स के ऊपर आप टनल फॉर्मिंग कर सकते हैं। सो -30 ये एवरेज टेम्परेचर से घटता बढ़ता रहता है। सो टेम्परेचर भी आपकी अर्थ के कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बियरेबल है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो साइंस मिले कि जो मार्स है इसका साइज ज्यादा छोटा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ अर्थ। इसकी ग्रेविटी का भी ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन है जरूर। यहाँ पे भी मूवमेंट मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। आगे चले, इसका एक और आपको बेनिफिट दें, इसका एटमॉस्फेयर है CO2 का, ये लिखने की जरूरत नहीं, सुनते जाए, ये सारी बातें लिखी हुई। जो मार्स है इसका एटमॉस्फेयर CO2 का है, इसके 2 मून है। CO2 का एटमॉस्फेयर होने का मतलब क्या है कि CO2 पौधों को चाहिए होती, तो CO2 का एटमॉस्फेयर अगर होगा तो पौधे जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। आप पौधों को क्या चीज चाहिए? मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए और CO2 चाहिए। CO2 मौजूद है, मिट्टी भी मौजूद है, डेवलप्ड सॉइल भी है, जो इस चीज की इंडिकेशन है कि यहां पे पानी था। इसकी जगह पे मार्स के ऊपर अगर मैं पानी की इंडिकेशंस आपको बताऊं तो एक डेवलप्ड सॉइल मौजूद है। दूसरे नंबर पे आप मार्स के ऊपर चीज देखें तो मार्स के ऊपर डीप वैलीज है, बड़ी गहरी खाइयां हैं। तो खाई या वैली जनरेशन जो होती है बच्चे, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ रिवर फ्लो। जहां पे रिवर फ्लो करता है वो अंडर कटिंग से वैलीज बनाता है। वैली हम किसको बोलते हैं? अ नैरो स्टीप साइडेड जो आपका डिप्रेशन होता है, ठीक है, उसको आप वैली बोलते हैं। पहाड़ों के अंदर जहां से दरिया बहते हैं वो कटिंग करते हैं और उसको नीचे की तरफ वैलीज जनरेट करते हैं। वैली फॉर्मेशन किसी और प्रोसेस के थ्रू नहीं होती। आपकी इतला के लिए, डीपेस्ट वैलीज ऑफ सोलर सिस्टम मार्स पे, इट मींस एक्सटेंसिव रिवर फ्लो रहा है इसके ऊपर माजी में। एक और मसला, यहां पे आपको हेमाटाइट मिलती है। हेमाटाइट आयरन ओर है बच्चे। हेमाटाइट जो है ये आयरन ओर है और ये पानी की मौजूदगी में डेवलप होती है। हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, ये जो चिन्योट से आयरन ओर निकली हुई है वो भी हेमाटाइट। हीम मैंने आयरन, हेमाटाइट यहां पे मौजूद है, ये पानी के बगैर नहीं डेवलप हो सकती। प्रेजेंस ऑफ हेमाटाइट शोज प्रेजेंस ऑफ वाटर। अभी इसकी सरफेस के ऊपर हमें कहीं पानी नहीं मिल रहा। हम ये सोच रहे हैं कि हम ड्रिल करें और ड्रिल करके देखें कि शायद कोई पानी इसके सब सरफेस में मौजूद हो, या हम ढूंढें कि इसकी सरफेस के ऊपर कहीं हमें कोई फ्रोजन फॉर्म में कोई ग्लेशियर्स मिल जाए। अभी तक तो नहीं मिले। हाँ, ड्रिलिंग का इनका प्लान जरूर है डिस्कवरी के थ्रू, और डिफरेंट जो मतलब ये भेज रहे हैं मिशन नासा वाले, और वो दे आर प्लानिंग कि हमें कुछ सब सरफेस से पानी अगर मिल जाता है तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जनरेट करवाने के।
अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या है मार्स के ऊपर? भाई पहला चैलेंज मैग्नेटिज्म का है, दूसरा चैलेंज क्लाउड्स नहीं है, क्लाउड कवर नहीं है, इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है जो आपको बचा सके, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है जी। सो पौधे तो हो सकते हैं लेकिन कितना टाइम लगेगा अगर आप ये करें, वो भी पौधों के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। सो ये चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग मार्स, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइंस भी है मार्स के ऊपर। इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रेड लिथोलॉजी, यानी रेड मटेरियल कॉम्पोजिशंस, आयरन कॉम्पोजिशंस इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सर, बट सर दिस लो टेम्परेचर इज बियरेबल फॉर ह्यूमंस एंड फ्यू एनिमल्स, नॉट अदर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर लाइफ like bees for pollination etc. This can also be a challenge. मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तक कुछ क्लूज हैं, 100% ये अर्थ थोड़ी है, ठीक है। तो आप यूं समझें कि बीज वगैरह के बगैर आपको रहना है तो आर्टिफिशियली चीजें मेंटेन काफी हद तक करनी पड़ेगी। वो इकोसिस्टम जो यहाँ पे इकोसिस्टम है शायद इस तरह का ना बन पाए आपसे, ठीक है जी। जी बिल्कुल तलहा शाहिद, यू आर राइट। अच्छा जी, इसके बाद आगे आ जाए, इन चारों के बारे में दो तीन बातें सुन लें। ये चारों, ये रॉकी नहीं है, इनकी रॉक्स नहीं है, ये सॉलिड जरूर है लेकिन फ्रोजन गैसेस है। एक इनका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम का है, इनके गिर्द रिंग्स है गैसेस के, ये आप पढ़ेंगे उस चार्ट के अंदर, गैसेस के रिंग्स हैं, और चारों का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम का है। इनमें सबसे बड़ा जुपिटर है, सबसे ज्यादा मून्स जुपिटर के हैं, सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग, सबसे तेजी से रोटेट करने वाला भी जुपिटर है। 10 घंटे के अंदर, 10 आवर्स के अंदर ये रोटेट कर जाता है। इसका 5 घंटे का दिन होता है, 5 घंटे की रात होती है, ठीक हो गया। फास्टेस्ट रोटेटिंग जुपिटर है। अच्छा, 67 मून्स हैं इसके। सैचुरन दूसरा बड़ा प्लैनेट है, 62 मून्स हैं इसके। आगे इनके नंबर ऑफ मून्स मुझे नहीं अभी याद, ये देख लीजिएगा। यूरेनस जो है, सैचुरन जो है, इनके रिंग्स बड़े हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, शाइन करते हैं वो रिंग्स जब लाइट पड़ती है। नेपच्यून कोल्डेस्ट, फारदेस्ट, और इसका साल्ट सबसे बड़ा है, इसका ऑर्बिट सबसे बड़ा है, इसको वो ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम चाहिए। तो हम क्या कहते हैं अगर समराइज करूं, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग मरकरी, स्लोएस्ट रिवॉल्विंग नेपच्यून, फास्टेस्ट रोटेटिंग जुपिटर, स्लोएस्ट रोटेटिंग वीनस, ठीक हो गया। अच्छा, यूरेनस हैज 27 एंड एवरेज 14, जी ठीक है, दुआ मन, थैंक यू जी। अच्छा, 27 है जी यूरेनस की, और नेपच्यून के 14 मून्स है। ओके, अच्छा एक और चीज आपकी मिस होगी पीछे, अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन और रेवोल्यूशन नहीं लिखा आपने, वो लिख लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन 23 hours 56 minutes and 4 seconds, ये रोटेशन का पीरियड है इसका। जी बिल्कुल ठीक है अमीर हमजा। अच्छा, और रेवोल्यूशन का 365 days और 6 hours। वैसे ये 6 hours भी एग्जैक्ट नहीं होता, ये 5 hours 48 minutes और कुछ सेकंड्स होते हैं। बहरहाल हम इसको 6 घंटे लिखे हैं, बुक्स में भी 6 hours ही लिखा जाता है। 365 days and 6 hours ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करने का अर्थ का टाइम है। अच्छा, ये 6 घंटे जो ऊपर है कैलेंडर को सेट करने के लिए, रोटेशन पीरियड अगेन प्लीज, ये लिखा हुआ है जी ताहिरा खान, 23 आवर्स। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे साथ, 56 minutes and 4 seconds।
ओके हो गया? बोर्ड इज नॉट क्लियर। बाकी सबको भी क्लियर नहीं है बोर्ड? बताइएगा जरा। बाकियों को क्लियर है? ये आपकी तरफ कोई इश्यू है? परफेक्ट है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक हो गया, ओके हो गया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे मूव करें, मैं आपसे कुछ चीजें और डिस्कस करता हूं। अर्थ की रोटेशन और उसकी रोटेशन की सूरत में जो इंपैक्ट्स या फिनोमेना जनरेट होते हैं उनको देखें। पहली बात तो ये क्लियर करें कि अर्थ इस तरह नहीं है। अर्थ इस तरह, इसके अंदर 23 डिग्री, अगर ये मैं लूं तो इसके अंदर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री का टिल्ट। अर्थ इस तरह से रोटेट नहीं करती, झुकी हुई है, इस तरह रोटेट करती। ठीक हो गया? एक तो ये बात क्लियर करें। ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती। वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज जो इसकी रोटेशन है, इसके दौरान क्या क्या फिनोमेना जनरेट होते हैं इसकी रोटेशन की वजह से, आप बताएं जरा। जब अर्थ रोटेट करेगी तो इसके ऊपर क्या क्या फिनोमेना बनेंगे? चले तूतियां छोड़नी शुरू करें। डे एंड नाइट, सीजन्स, शहरियार इमरान गलत, अहमद शाह डे एंड नाइट ठीक, उस्मान असलम मुगल ग्रेविटी, सॉरी बच्चे, ग्रेविटी इसकी रोटेशन की वजह से नहीं होती। जब चीजें रोटेट करती हैं वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देती हैं, उन्हें तो उठा के चीजों को बाहर फेंकना चाहिए। ग्रेविटी इज नॉट ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन, इट्स ड्यू टू अर्थ्स मास। टेम्परेचर चेंज, हाँ ठीक है, टेम्परेचर चेंज, दिन और रात का टेम्परेचर बदलता है। मोहम्मद अवैस शायद डेज एंड नाइट्स, ठीक है, ये तो हो गया। टेम्परेचर वेरीज विंटर एंड समर, या विंटर एंड समर इसकी रोटेशन से नहीं बनते। ये रोज रोटेट करती तो क्या रोज विंटर और समर होता है? रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा ठीक है, क्रियोलिस फोर्स उसको कहते हैं। दाऊद अहमद ठीक है। नायाब अजहर, सीजन, ओ भाई सीजन नहीं बनते, रिपीट कर रहा हूं, कोई और तूती छोड़ें। ग्लेशियर्स मेल्ट है, अर्थ रोटेट करती तो ग्लेशियर मेल्ट हो जाते, फिर तो रोज ही मेल्ट हो जाने चाहिए। सुहेल असलम, टाइड्स, अर्थ की रोटेशन की वजह से टाइड्स बनती हैं। अच्छा हाँ ठीक है, एक फैक्टर है, दुरुस्त है। और लो जी, अशरफ क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन एंड CO2 टाइम्स करंट्स, बिल्कुल ठीक है। दानियाल इमरान, यू आर राइट। ग्लोबल विंड पैटर्न्स, सदफ, ओके, बिल्कुल ठीक है। या तो कोई क्लास आपने पहले पढ़ी हुई है। सदफ, वर्ड एग्जैक्ट यूज किया आपने, बिल्कुल दुरुस्त। Aren't tides controlled by the moon's gravitational pull? शहरियार इमरान, मैंने कब कहा है कि ये अकेला फैक्टर है? मैंने कहा था एक फैक्टर, बिल्कुल मून की अट्रैक्शन से भी वो कंट्रोल होती।
So rotation increases solar radiation, hence the glaciers melt. Oh, नहीं, आप वो गलत साइड पे लेके जा रहे. That is about the rotation of sun. सबा खान, make the chat public please. वो नहीं करते जी public chat. आप अपने वाली जो अपने हिस्से की तूती है वो छोड़ें पहले. शहरियार इमरान, ओके सर. अच्छा जी, चलें ठहर जाए भाई. मोस्टली लोग जो हैं उन्होंने कहा जी दिन और रात बनता है. अब आप सुनिए, अब आपने कमेंट नहीं कर, लिखना नहीं, मेरी तरफ ध्यान कर. अर्थ की रोटेशन, ये सवाल आ जाता होता है 5 नंबर का. गिव इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन या अर्थ रेवोल्यूशन, दोनों में से कोई एक पूछ लेते. सर आई ऑलरेडी टोल्ड टेम्परेचर. सबा खान जी, ठीक है, ओके हो गया. पहला जो इम्पैक्ट आता है वो डे एंड नाइट का इम्पैक्ट है. जब अर्थ रोटेट करती है, जो हिस्सा सूरज के सामने है वहां दिन होता है, जो दूसरी तरफ वहां रात होती है. दिन और रात का बनना, ये डे एंड नाइट. ओके, ये अर्थ रोटेशन की वजह से डेवलप होते हैं डेज एंड नाइट्स. दुरुस्त, 100% दुरुस्त. अच्छा, उसके बाद दूसरा किसी ने बोला जी यहाँ पे कि जब अर्थ रोटेट करती है तो इसकी रोटेशन से एक ड्रैग की फोर्स डेवलप होती, जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल दुरुस्त है. जिस तरह आप मोटरवे पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी आपके साथ एयर को ड्रैग कर रही होती है, बिल्कुल इसी तरह से अर्थ जब रोटेट करती है तो अपने ऊपर मौजूद विंड को, अपने ऊपर पड़े हुए पानी को, मूवेबल चीजों को अपने साथ ड्रैग करती. तो इसकी रोटेशन की वजह से जो एक फोर्स ऑफ ड्रैग जनरेट होती है, ये अपने साथ चीजों को घसीटती है, खींचती है, उसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं. दुरुस्त. अर्थ की रोटेशन की वजह से एक और काम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोबल विंड पैटर्न्स. ठीक लिखा जिसने भी लिखा. सदफ, ठीक हो गया जी. ग्लोबल विंड पैटर्न्स बनते हैं. ये क्या चीज है? इफ दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मिडिल लैटिट्यूड्स. ठीक है जी. तो यहां पे आपकी जितनी हवा है वो इस तरह मूव करती है. जब एयर ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज. और फिर क्या होता है, एयर मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट. डिफरेंट लैटिट्यूड्स के अंदर ये पैटर्न डेवलप होता है. इनको हम कहते हैं वेस्टर्लीज. वेस्टर्लीज. और फिर ऊपर पोलर ईस्टर्लीज डेवलप होती है. ये आपने बनाना नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. वापस आए. इसका मतलब है जब अर्थ रोटेट करती है तो अपने साथ हवा को खास डायरेक्शन देती है. इसके पीछे बड़े फिनोमेनास हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन अलग होती है, उससे ये सारा कुछ डेवलप हो रहा होता है. तो जब भी अर्थ रोटेट करेगी तो अपने ऊपर मौजूद विंड्स को एक खास पैटर्न, मैं ग्लोबल विंड पैटर्न्स की बात कर रहा हूं, लोकल पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा.
आप ये कहेंगे कि ऐसा तो नहीं होता, हवा तो कभी नॉर्थ साउथ भी चल रही होती है, कभी इधर उधर भी चल रही होती है। जी बिल्कुल दुरुस्त है, वो लोकल पैटर्न्स हैं और उनके कॉजेज और हैं। उनके कॉजेज टेम्परेचर डिफरेंस के हैं, ठीक है जी। मसलन समुंदर से लैंडवर्ड हवा जो मूव करती है सी ब्रीज होती है। लैंड का टेम्परेचर ज्यादा होता है, समुंदर का कम होता है, और ठंडी हवा गर्म इलाके की तरफ मूव करती है, लो प्रेशर की तरफ, जिसको सी ब्रीज आप बोलते हैं। सो कीप इन माइंड कि ये लोकल पैटर्न है। मॉनसून ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ, गर्मियों में इस तरफ, और जब हमारे यहाँ सर्दी होती है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है तो उस तरफ, ठीक है। आपका और ऑस्ट्रेलिया का मौसम बिल्कुल उलट है एक दूसरे का। आजकल वहां सर्दी चल रही है, यहाँ गर्मी चल रही है। वहां से हवाएं मूव करती हैं टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, लो प्रेशर की तरफ, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा हवा का, हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी और उसका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है जी। फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर रीजन एयर मूव करती है। ये लोकल पैटर्न है, ये ग्लोबल पैटर्न नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि अर्थ रोटेशन से ग्लोबल विंड पैटर्न्स जनरेट होते हैं। ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स, इनके नाम लिख लें। ईस्टर्लीज ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करती, और वेस्टर्लीज वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करती, और इसी तरह से पोलर विंड्स ये भी ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करती। इनको पोलर विंड्स कहते हैं। ये अर्थ रोटेशन से डेवलप होने वाला फिनोमेना है। 3 हो गए। इसके बाद चौथा फिनोमेना है, उसको आप बोलते हैं, यहां पे भी किसी ने लिखा, ओशियानिक करंट्स। मार्कर तो और दें बेटा, चल रहा है, ठीक है, इट्स ओके। जी जी ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये इक्वेटर है अर्थ का। इक्वेटर के ऊपर जब ईस्टर्लीज चलती हैं तो अपने साथ पानी को इस तरफ ड्रैग करती हैं, फिर ये पानी ऊपर जाता है तो वेस्टर्लीज के अंडर आ जाता है, फिर इस तरफ और फिर वापस, और कुछ ऊपर जाता है और फिर पोलर विंड्स के नीचे आके इस तरफ मूव करता है। सो अल्टीमेटली रोटेशन ऑफ अर्थ वो ग्लोबल विंड पैटर्न्स बना रही है, और यही विंड्स अल्टीमेटली आगे ओशियनिक वाटर को, ये बहुत बड़ा फिनोमेना है, ओशियनिक वाटर को मूव करवाती है। वैसे ओशियनिक वाटर के मूव करने की और भी कॉजेज होती है, यहां मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एक ही कॉज है, ठीक है, और भी कॉजेज है। ओशनिक वाटर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी मूव करता है। ओशनिक वाटर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से भी मूव करता है, फ्रॉम हाई डेंसिटी एरिया टू लो डेंसिटी एरिया, फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर भी मूव करता है। लेकिन ओशंस के अंदर इस तरह के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गेयर चलते हैं पानी के, और उसके पीछे विंड्स का लेना देना है। निचले हेमिस्फीयर में अर्थ को आप 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इक्वेटर से ऊपर वाला नदरन हेमिस्फीयर, हेमी मीन हाफ, आधा स्फीयर, और इक्वेटर से नीचे वाला सदरन हेमिस्फीयर। तो सदरन हेमिस्फीयर में ये सिस्टम चल रहा होता। सो ये इट्स नॉट एज सिंपल। पैसिफिक में और पैटर्न्स होते हैं, अटलांटिक में और पैटर्न्स बनते हैं, इंडियन ओशन में और पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रोल जो है दैट इज प्लेड बाय अर्थ रोटेशन। सो ओशियानिक करंट्स जो हैं उनका चलना, और ये मैरीन लाइफ की यूं समझें कि उसके चलते रहने की गारंटी है। अगर ये नहीं होगा, मसलन वार्म एंड कोल्ड करंट्स नहीं मिलेंगी तो फिश के लिए जो फूड है वो डेवलप नहीं होगा। अच्छा आगे चलें, वार्म एंड कोल्ड करंट। वार्म करंट वो वाली होती है जो इक्वेटर से ऊपर जाती है, और ठंडी वो वाली होती है जो पोल से नीचे की तरफ आती है। सो वार्म एंड कोल्ड करंट्स आपकी अर्थ के ओवरऑल टेम्परेचर, इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी और डिफरेंट जगहों पे जो डिफरेंट स्पीशीज के बने हुए हैं, यानी कि उनके लिए हैबिटेट्स हैं, उनको ये मेंटेन करता है। अगर ये वार्म करंट्स ना जाए तो बर्तानिया सारा साल जो है ना वो फ्रीज रहे,
ठीक है, नॉर्वे सारा साल फ्रीज रहे, सो उन एरियाज के वार्म होने, उनके कोस्टल एरियाज के चलने और वहां पे उनके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने में बहुत बड़ा किरदार है इसका। वापस आए, ओशियानिक करंट्स इसकी वजह से जनरेट होती हैं। इसके अलावा अर्थ जब रोटेट करती है तो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। अर्थ की रोटेशन की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। ये जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में आपको पढ़ाऊंगा उस वक्त आपको समझ आएगी कि आउटर लिक्विड कोर के अंदर जब निकल और आयरन मेल्ट हुए होते हैं तो उनके जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है एक टेम्परेरी मैग्नेट में कन्वर्ट करती हैं। बहरहाल ये बात इस तरह से के लिए कि अर्थ रोटेशन अगर रुक जाएगी तो मैग्नेटिज्म रुक सकता है। रिपीट कर रहा हूं, अब आ रही आवाज और वीडियो भी आ रही? सुने, अर्थ की रोटेशन की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। ठीक है जी, अर्थ रोटेशन अगर रुक जाए तो मैग्नेटिज्म रुक सकता है। और मैग्नेटिज्म रुकने का मतलब है कि अर्थ इज वल्नरेबल टू ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट हार्मफुल रेडिएशंस। जो आपकी शील्ड है, मैग्नेटिक शील्ड, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे आपका जिंदा रहना विदाउट प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। वीडियो इज गेटिंग स्टक, इज इट माइन और ओवरऑल? नहीं, सबके साथ ही था इसलिए मैंने रिपीट कर दी। इसके अलावा जो बल्ज ऑफ अर्थ है, एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जो आपकी अर्थ बाहर की तरफ जिस तरह आटे का पेड़ा बाहर निकला होता है, उसकी एक बहुत बड़ी कॉज ये वाला है, इसका रोटेशन है। और कुछ छोटा मोटा फिनोमिना रह गया हो, बाकी डे एंड नाइट से आपका डेली टेम्परेचर डिसाइड जरूर होता है, लेकिन ओवरऑल क्लाइमेट या सीजन नहीं बनते। डेली टेम्परेचर आप लिख सकते हैं। डेली टेम्परेचर रेंज जो है वो इफेक्ट होती है। फिर वीडियो स्टॉप कर भाई। इज इट क्लियर? अब ठीक है, ओके हो गया। अब इसके साथ ही लिंक्ड एक क्वेश्चन है कि अगर ये रोटेशन रुक जाए तो क्या होगा? अगर ये रोटेशन इमीडिएटली बल्ज BULDGE, बल्ज ऑफ अर्थ, यानी अर्थ जब रोटेट करती है तो ये अपने ईस्ट और वेस्ट वाली साइड से बाहर की तरफ निकली हुई, यानी जो इसकी शेप है उसको मेंटेन करने में एक मेजर रोल है इसकी रोटेशन का। इनर्शिया किल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, जी इनर्शिया विल डिस्ट्रॉय, जी बिल्कुल दुरुस्त बात है, बहुत खूबसूरत आंसर है। यूं समझें कि जब अर्थ रोटेट करते करते यकदम रुकेगी तो ये रुक गई, विंड तो उसी स्पीड से चल रही है, तो विंड जो पहले आपका डिफरेंस था, अगर आप 100 की स्पीड पे थे और विंड 120 की स्पीड पे थी तो आपको 20 का डिफरेंस फील होता था। अब आप 0 पे हैं, वो 120 पे है, तो वो विंड जो है, इतना स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म्स आएंगे कि आपके घरों को, चीजों को उड़ा के रख देंगे, उसको बियर करना पॉसिबल नहीं होगा। एक मसला जी, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम ये होगा कि जो पानी है जो अटैच्ड है ग्राउंड के साथ, जैसे ही अर्थ स्टक होगी, रुकेगी, तो इसका जो पानी है दैट विल कम आउट ऑफ ओशंस
ठीक है जी, और बहुत बड़ी बड़ी सुनामीज आएंगी और कोस्टल एरियाज और कॉन्टिनेंट्स जो उन पे पानी चढ़ जाए, ये नुकसान होगा, यानी बहुत बड़े बड़े फ्लड्स आएंगे। इसके अलावा मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें रिवर्स होती जाएंगी जो मैंने लिखवाई है। मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है, मैग्नेटिज्म खत्म, लोग मरना, जानवर मरना शुरू कर दें। द एरिया फेसिंग द सन विल बी बर्न, फॉर एग्जाम्पल नहीं बचे, बर्न नहीं होगा, सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। आपकी बात वैसे 50% ठीक है, दिन और रात 12/12 का नहीं रह जाएगा, दिन और रात फिर 3-3 महीने का दिन चलेगा, 3-3 महीने की रात चलेगी। और इक्वेटर के ऊपर तो सिचुएशन ऑलरेडी ऐसी है, लेकिन इक्वेटर बचा इसलिए है कि इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सन रेज नहीं जाती, डिफ्यूज्ड होके जाती। अगर डायरेक्ट सन रेज जाए और इक्वेटर के ऊपर 6 महीने दिन रहे, तो सोचो वहां पे ये ग्लेशियर्स कहां से आए, मेल्ट हो जाएगी हर चीज। लेकिन आपका दिन और रात ऐसा नहीं, देखिए भाई ये अर्थ है, ये रोटेट कर रही, इसकी रोटेशन की वजह से साथ साथ ये रिवॉल्व भी कर रही, ठीक है। अब रेवोल्यूशन तो चलती रहेगी, रोटेशन रुक गई, जो हिस्सा सूरज के सामने उधर दिन चढ़ गया, इधर जब आएगा तो ये इस तरफ आ गया, सामने नहीं है, तो अब इधर दिन होगा, इधर, और इधर डिफ्यूज लाइट और इधर रात। इस तरह के डे एंड नाइट्स नहीं रह जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वीडियो फिर स्टक है भाई, बच्चे वीडियो स्टक है। नहीं 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 स्टक है, मुझे भी नजर आ रही है। ओके जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपकी ओशियानिक करंट्स इस तरह से मूव नहीं करेंगी, आपके विंड पैटर्न्स ये नहीं रह जाएंगे, ठीक है जी। क्रियोलिस फोर्स नहीं रह जाएगी, डे एंड नाइट चेंज हो जाएंगे, तो डेली टेम्परेचर रेंजेस पीक पे चली जाएंगी। तो जब इतना टेम्परेचर, मतलब 3 महीने दिन होगा, तो सोचो क्या सूरत हाल होगी, हो सकता है ओशंस आपके इवेपोरेट कर जाएं, ठीक है, टेम्परेचर अनबेयरेबल हो और सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बारबेक्यू बने फिरें और ये वो जो कुछ भी हो, तो ये सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं इन केस अगर रोटेशन रुकती है तो। अच्छा, मैग्नेटिज्म के बारे में सवाल था किसी का, जरा गौर से सुनिएगा। एक मूवी है डिकोर, उस मूवी में दिखाया गया है कि ये अर्थ की इंटरनल या इनर सॉलिड कोर है, ये आउटर लिक्विड कोर है। ये लिक्विड कोर जो है ना, इसमें निकल होता है और आयरन होता है। इनर सॉलिड कोर में भी निकल और आयरन होता है, लेकिन ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, फर्क ये। इधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लड होता है, मेटल्स में वैसे ही फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जिन्होंने साइंस फिजिक्स पढ़ी उनको पता, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का वैसे ही फ्लड होता है, जो जब रोटेट करते हैं, जब मूवमेंट होती है, सर्कुलर मोशन इनको जब दी जाती है, तो दे प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है जी। अच्छा, उसकी वजह से, यानी दे कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। यूं समझो सादा जुबान में, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड अ मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मूवमेंट ऑफ, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। ये जब मूव करते हैं आउटर लिक्विड कोर के अंदर, और ये आउटर लिक्विड कोर अर्थ की तरह ही स्पिन करती है एंटी क्लॉकवाइज, अर्थ रोटेशन रुकेगी, ये भी रुक जाएगी, ये खुद भी रुक सकती है, जरूरी नहीं। अगर इसका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाए, अर्थ के इनर में जो रेडियो एक्टिविटी है, अगर वो स्लो डाउन हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और ये ठंडी अगर हो जाती है, कहीं से सॉलिड हो जाती है, तो ये रुक जाएगी, ठीक है जी। अगर ये रुकती है तो इन दिस केस आपका मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म होता है।
उस मूवी में यही दिखाया गया है, अर्थ रोटेशन नहीं रुकी लेकिन ये अंदर से ठंडी हो गई है जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म खत्म हो गया और डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस, अब वो पता नहीं कौन कौन सी हैं, ढेर सारी हैं, तो एक दो नहीं है, दे कम टुवर्ड्स अर्थ और डिफरेंट जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो मरना शुरू कर देते हैं और साइंटिस्ट देखते हैं कि यहाँ पे तो मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। उसको रिवाइव करवाने के लिए इसके ऊपर mantle है, इसके ऊपर कोर है, इसको रिवाइव करने के लिए वो प्रोग्राम लॉन्च करते हैं और वो कहते हैं कि हमने इस आउटर लिक्विड कोर को मूव करवाना है। इसको मूव करवाने के लिए ड्रिल किया जाता है, 2900 किलोमीटर मांटल को ड्रिल किया जाता है। वैसे इंसान आज तक 10 किलोमीटर से नीचे ड्रिल नहीं कर सकता, ठीक है जी। अच्छा, वो यहाँ पे जाते हैं और उनका प्लान होता है कि यहाँ पे जाके हम न्यूक्स चलाएं और इसको टेम्परेचर भी मिले और थ्रस्ट भी मिले और ये दोबारा से मूव करना शुरू करे, और अगर ये दोबारा से मूव करेगी तो मैग्नेटिज्म बहाल होगा और अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल होगी, वरना सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। तो वो बंदा है कि नीचे जाता है, यहाँ पे जाके वो न्यूक्स चलाता है, उसको ये होता है कि वो यहाँ पे जाके मतलब वो काम कर लेगा, लेकिन अल्टीमेटली मतलब फिल्म के एंड पे आपका दिल करता है बंदा जूता उतार ले। सिचुएशन ये होती है कि वो यहाँ पे न्यूक्स चलाने के बाद उसी थ्रस्ट से वो जिस रास्ते से कटिंग करके नीचे गया होता है उसी से बाहर आ जाता है। यानी 2900 किलोमीटर सेमी सॉलिड मटेरियल पीछे से वो मटेरियल जो है, जो उसने ट्यूब काटी है जिसके थ्रू ड्रिल करके गया, वो गिरा नहीं, वो कोलैप्स नहीं हुआ, वो फेल नहीं हुआ, एज इट इज पाइप बाकी बचा हुआ, हद नहीं होगी, मतलब ये अर्थ है, ये क्या है, ठीक है जी। अच्छा खैर, वो यहाँ पे चलाता है और इसको दोबारा स्पिन मिलती है और मैग्नेटिज्म, और वो बंदा भी जनाब बच के बाहर आ जाता है और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको जनाब वेलकम करता है। आप ये मूवी देखें, आपको मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर अर्थ रुकती है रोटेशन तो ये मैग्नेटिज्म भी रुक जाएगा। फ्लांस इज आल्सो स्टॉप, I heard their working is related to Earth's magnetism. बच्चे इस पे मैं तूती नहीं छोड़ना चाहता, अहमद शाह, डिपेंड्स, देखना पड़ेगा इसकी क्या एप्लीकेशन होगी। मैंने इस रेफरेंस से कभी नहीं सोचा, अमेरिकन मूवीज में ही तगड़े होते हैं बस। हाँ ये बात ठीक है, यू आर राइट। अच्छा जी, इनफ फॉर द डे मेरी तरफ से ओके है, क्योंकि अगला टॉपिक मैंने शुरू किया तो वो बहुत लंबा हो। हाँ तो तूती छोड़ी थी ना उन्होंने इस मूवी। थैंक यू जी, यू वेलकम जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, इजाजत दें, फिर मिलेंगे।